गुड इवनिंग संदीप। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? संदीप को पहले आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है, सबको आ रही है। अनिल, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रेरणा, आवाज आ रही है? तो ये करके स्टार्ट। अनिल, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग प्रेरणा। ये आपका माइक। पारुल, देखना आवाज आ रही नहीं है? फिर शुरू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग पारुल। ओके, तो समय अभी तक हमने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो थी कल पूरी खत्म कर ली थी, है ना। रिकेप नहीं करूंगा मैं क्योंकि बहुत डिटेल में हमने रिकेप भी कर लिया था, सारी चीजें कर ली थी। बस एंड करना रह गया था इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का, जो था एंड कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक पीरियड आज हमें पढ़ना है। तो आई थिंक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का आपको जितना था सब कुछ समझ में आ रहा है ना। मैंने ये पोस्ट भी कर दिया था, पीडीएफ जाके यहाँ से पोस्ट भी कर दिया था, ठीक है। और जो चीज बच गई थी वो देख लेते। हमने इंडस्ट्रियल का टाइम पीरियड देखा था और नगरीय विन्यास वगैरह जहाँ तक देख लिया था। अर्थव्यवस्था से हम यहाँ से देख लेते कृषि से, है ना। कृषि हमने कल पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा अपन और आज एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। तो कृषि के बारे में देख लेते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कृषि में क्या चीज होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये प्लावन मैदानों के पास में थे, इसकी वजह से अनाज पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करते थे। प्लावन मैदान मैंने कल आपको बताया था, अगर याद नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्लावन मैदान मतलब कि जो नदी के किनारे वाली जो मिट्टी रहती है वहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन की ज्यादातर जो थी जमीन वहां पे थी। ज्यादातर जो फसलें जो आजकल हम यूज करते हैं वही है, गेहूं है, जो है सरसों है, तिल, मैसूर आदि चीजें वहां पे भी थी। बाजरा उत्पादन भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे चावल के जो संकेत है वो बहुत दुर्लभ रूप से मिलते हैं चावल, लेकिन दुर्लभ, यानी कि इतना कॉमन नहीं था चावल का यूज करना, इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। आगे सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। कपास की खेती करना इसका मतलब ये है कि ये कपास से कपड़ा बनाना जानते थे, तो कपड़े पहनते थे ये लोग और उसी की खेती भी करते थे, है ना। कपास की ये इंपॉर्टेंट चीज। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन के आधार पर किया जाता है। ये कोई लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रहना। मोहरे और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं और पुरातात्विक खुदाई से बेलों के चित्रों के खेत के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, ये हम देख चुके हैं। राजकुमार, गुड इवनिंग। ना, ये हम देख चुके हैं कि सांड के चित्र मिले हैं। सिंधु घाटी के लिए जो कुबड़ वाला बेल होता था, जो नंदी होता था, वो बहुत ही पूजनीय होता था, और सांड के चित्र यहाँ से मिले हैं, वो हम देख चुके हैं। और जो मुहर है उस पे एक शंगी या गेंडा या फिर जो यूनिकॉर्न है उसके भी हमें चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती, यहाँ पे खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरें जो है, नहरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे शोतुरगई अफगानिस्तान में एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, वहां से मिले हैं। पंजाब और सिंध में आपको नहर नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ शोतुरगई में मिले। शोतुर नहर का मिलना मतलब अगर आपको कहीं पे नहरें मिल रही है, नहर क्या होती है, जिससे पानी आप नदी से पानी खेतों में लेके आते हैं, जो पंजाब वगैरह में अभी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। अगर कहीं पे नहरें मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि खेती वहां पे बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे होती थी। ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, और घोड़े के साक्ष्य भी आपको देखने को मिले, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से मिले हैं। और कहाँ पे मिले आपको, जो लोथल वाला एरिया है जो इंडिया में, वहां से मिले। अर्थव्यवस्था हम देख चुके थे कल, फिर से देख लेते हैं। मोहरें तो हमें बहुत सारी मिली है, लिपि मिली है, एक समान वजन एक समान होता था, मापन होता था, ये सारी चीजें हड़प्पा सिविलाइजेशन में होती थी। इसका क्योंकि ये चीजें एक जैसी मिली है हमको, इससे हमें ये पड़ता है कि ये एक शहरी सभ्यता थी और बहुत ही उन्नत सभ्यता थी, जिसमें सभी चीजें एक जैसी देखने को मिल रही।
सिक्के ने जो लिपि मुहरे तो होती थी, मुहरे भी यूज की जाती थी, इसके साथ में पत्थर, पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं, थोड़े वो दिखने में अलग यूनिक से पत्थर होते थे, उनका यूज किया जाता था। धातु, सीप या शंख, इन चीजों का व्यापार करते थे हड़प्पा के लोग। मुद्रा का उपयोग नहीं होता था, धातु मुद्रा का यूज नहीं होता था, यानी कि कोई सिक्के बिल्कुल अच्छी तरीके से बने हुए ऐसा नहीं था। मुहरे बनी हुई थी, सिक्के नहीं बने थे। मुहरे अलग होता है, सिक्के अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु विनिमय की प्रणाली मौजूद थी। वस्तु विनिमय विनिमय यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज आप दे सकते हैं। अगर आपको घोड़ा खरीदना है तो आप उसके बदले में क्या दे सकते हो, गेहूं दे सकते हो, या फिर कोई और फसल दे सकते हो, इस टाइप की चीजें आप दे सकते हो। शीप क्या होता है? शीप, शीप नहीं देखा आपने? शीप वो होता है, वो समुद्र में से निकलता है ना, शंख जो होता है, शीप, शीप उसका छोटा रूप होता है ना। शंख जो रहता है बड़ा रहता है, और शीप जो होता है बिल्कुल छोटे छोटे, वो हाथ में ले सकते हैं आप, बहुत सारे एक मुट्ठी में भर सकते हैं, सफेद छोटे छोटे, उनको बोलते हैं, ठीक है। अरब सागर के तट पर कुशल नौ वहन प्रणाली भी थी। नौ वहन यानी कि इसका मतलब है कि व्यापारी व्यापार करते थे समुद्र के रास्ते से, तो नौ वहन प्रणाली भी वहां पे मौजूद थी। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहाँ से मध्य एशिया से व्यापार करते थे। यानी ये समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते थे और ऊपरी रास्ते में भी व्यापार करते थे। दजला फरात, मैंने रिवर आपको बताया था, इराक ईरान वाला एरिया है, यहाँ पे ये रिवर बहती है दोनों। तो इन जगह के लोग से भी हड़प्पा वासियों के संबंध थे, वो व्यापारिक संबंध थे। ये लोग वहां से बिजनेस करते थे, मतलब यहाँ से कुछ चीजें वहां जाती थी, वहां से यहाँ पे आती थी। ये लेपिस लाजुली मैंने कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। लेपिस लाजुली क्या सीन है, ये एक तरीके की एक मोती होता था, कीमती मोती, जो अफगानिस्तान में मिलता है। तो ये उस मार्ग से भी व्यापार करते थे, ये उच्च लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। शिल्पकला देख लेते हैं। तो हड़प्पा के लोग कांसे की वस्तु निर्मित करते थे, जो कि मैंने आपको बताया, कांसे की मूर्ति देखी हमने, डांसिंग गर्ल वाली। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था, और टीन अफगानिस्तान से लिया जाता था। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि बुनाई वगैरह अच्छे से होती थी यहाँ पे। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब यही है कि बिल्डिंग की जो आर्किटेक्चर होता था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, और एक पूरा एक ग्रुप था लोगों का, वो भी बिल्डिंग बनाने का काम करता था, यानी कि एक व्यापार, ये एक अलग से बिजनेस है। हड़प्पा नाव बनाते थे, मनका बनाते थे। मनका क्या होता है? मनका एक मोती, छोटा सा मोती जो होता है, जिसमें मोतियों की जो माला होती है, इस टाइप से मनका होता है। तो ये लोग क्या क्या बनाते थे? नाव बनाते थे, मनका बनाते थे, मोहरे बनाते थे। ये सारी चीजों से बहुत ही अच्छी तरीके से ये परिचित थे। इन चीजों का मतलब इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये चीजें आप देखो तो छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें, मनका बनाना, मोहरे बनाना, अगर ये लोग इतनी बारीक चीजें अच्छे से बना रहे हैं और नाव भी अच्छे से बना रहे हैं, ऐसी नाव बना रहे हैं जो समुद्र में चल पा रही, तो इसका मतलब कि ये बहुत ही डेवलप्ड लोग थे। जौहरी वर्ग जो थे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषणों का निर्माण भी करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां भी थी, और ये लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। इसका मतलब ये है कि मिट्टी के बर्तन भी बनते थे और धातु के बर्तन भी बनते थे, यानी दोनों तरीके के बर्तन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये एक इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वाला जो है संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन। कि हड़प्पा सभ्यता में ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, किस टाइप से थी, अगर आपको ये पता है ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, तो आप उस समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। अब हमें वहां पे ज्यादा सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन हमने जितना पता लगाया उसके हिसाब से ये इनका कंक्लूजन है कि इस तरह की सभ्यता वहां हो सकती है। तो वो देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, है ना, और जो मिले हैं वो भी अभी तक पढ़े तो जा नहीं सके, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई। डिसाइफर नहीं हुई यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिन का कार्य है, क्योंकि हमें कुछ वहां से कुछ मिली ही नहीं चीज ऐसी जिससे हम पता लगा सके। हड़प्पाई नगरों में किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आ, आ, बोल सकते हैं कि पुजारियों का प्रभुत्व या विद्यमानता नकार जाए, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि वहां पे मंदिर नहीं थे, तो ऐसा मान सकते हैं कि पुजारी नहीं होते होंगे, ब्राह्मण नहीं होते, ऐसा मान सकते हैं ना, माना नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। यानी आप सोच रहे हो ना, ब्राह्मण इसको संचालित कर रहा है, ना क्षत्रिय संचालित कर रहा है, व्यापारी जो होते हैं, मर्चेंट जो होते हैं, वैश्य समुदाय जो होता है, वो इसको क्या कर रहा है,
व्यापार इसको केंद्रण कर रहा है, इसको पूरा प्रशासन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये भी माना जाता है। रियल में क्या हुआ था हमें नहीं पता। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की शक्तियों की बात करें, केंद्रण की बात करें, तो अभी तक इसके बारे में कोई ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है। हम बस ये अंदाजे लगा रहे हैं, ये थ्योरी है जो हम बात कर रहे हैं। कुछ पुरातत्व यानी कि कुछ हिस्टोरियंस हैं, वो बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग ही नहीं था और हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। वो इस पे हम डिबेट कर सकते हैं कि अगर हर व्यक्ति समान था तो फिर वहां पे ऊपर वो गढ़ क्यों बना था, सीताडेल क्यों बना था, दो अलग अलग टाइप के सिटीज क्यों होती थी, इस पर हम बात कर सकते हैं। कुछ इतिहासकार या पुरातत्वविद बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो अलग अलग हड़प्पा शहरों पे रूल करते थे। यानी कि मोहनजोदड़ो में एक अलग रूलिंग फैमिली थी, वर्ग था, क्लास था। ये हड़प्पा में अलग था, चंदूदड़ो में अलग था। तो ये लोगों की सोच है, हम सोच रहे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने पर कोई पेन लगा नहीं होगा, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। अगला है धर्म, है ना, क्योंकि मंदिर नहीं थे तो फिर धर्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम, तो देखते हैं धर्म के बारे में क्या बात करते हैं। तो टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी की जो मूर्तियां होती है, एक टाइप होता है टेराकोटा। तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महिला के गर्भ से यानी कि पेट से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। तो इस मूर्ति के अनुसार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हड़प्पा के लोग जो थे पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, यानी पृथ्वी को पूजा करते थे। इस जिस प्रकार लोग नील नदी को देवी के रूप में पूजते थे, ऐसे ही ये पृथ्वी को पूजा करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। एक मोहर मिली है जिसमें एक योगी है जो योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, तो एक और उनको भी माना गया है। अभी इसी देवता के आसपास एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गेंडा है और सिंहासन के पीछे भैंसा है और पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र है। तो ऐसा माना जाता है कि ये पशुपतिनाथ महादेव का फोटो है, ऐसा माना जाता है ना। अब हमें नहीं पता कि भगवान शिव का है, महादेव का है, किसका फोटो है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का ये फोटो है। अनेक पत्थरों पर जो है लिंग में स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं, क्योंकि पूजा करते थे उर्वरता की देवी के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वृक्ष, पशु, हवा, पानी, इन्हीं की पूजा करते थे, यानी कि नेचर वर्शिपर थे। मूर्ति नहीं बनाते थे, नेचर को पूजते थे। सबसे महत्वपूर्ण पशु थे एक सिंग वाला गेंडा और कुबड़ वाला सांड, है ना। सांड को हम नंदी बोल सकते हैं और ये गेंडा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पशु थे। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी मिले हैं। ताबीज मिले मतलब कि ये टोना टोटका में यकीन करते थे। अगला है पतन कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिख सकते हैं या फिर क्या कारण हो सकते हैं। तो 1800 ईस्वी पूर्व में इसका पतन होना शुरू हो गया था, या हो गया था, या फिर शुरू हुआ था, ये दोनों बोल सकते हैं। लेकिन इसके रीजन क्या है वो अभी तक विवादित है, अभी तक पता नहीं। एक सिद्धांत ये बोलता है कि इंडो यूरोपियन जाति जैसे आर्य ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब आर्यों ने अटैक किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य नहीं थे, बाहर से लोगों ने आके अटैक किया और इससे ये सभ्यता खत्म हो गई। जबकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की संस्कृतों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिससे सिद्ध होता है कि सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम से विलुप्त नहीं हुई, यानी कि एकदम से विलुप्त नहीं हुई, टाइम टू टाइम ये विलुप्त हुई। तो उसके रीजन अलग हो सकते हैं। कुछ पुरातत्वविद बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य है। प्रकृति जन्य मतलब जिसमें आपको बोल सकते हैं भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं, यानी कि कहीं हो सकता है वहां पे भूकंप आ गया हो सकता है वहां पे बाढ़ आ गया हो सकता है वहां पे बारिश गिरनी बंद हो गई हो, जिससे लोगों ने धीरे धीरे उस जगह को छोड़ दिया। जैसे कि यह भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में विवर्तनिक विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति हुई, कि बहुत सारे भूकंप आए जिसके कारण लोगों को यहाँ पे छोड़ना पड़ा होगा। एक होता है वर्षण प्रतिमान का बदलाव। वर्षण प्रतिमान का बदलाव का मतलब कि वर्षा कम हो गई होगी जिसकी वजह से पानी नहीं गिर रहा होगा, और पानी नहीं गिर रहा होगा तो लोगों को जगह छोड़नी पड़ी होगी। एक और कारण हो सकता है कि नदियां ने अपना मार्ग बदल लिया। ये जो नदियां थी जो जिनके पास में शहर बसे थे, उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया, जिसकी वजह से जो पानी था लोगों के घरों में घुस गया और लोगों ने क्या कर दिया, लोग पूरे तबाह हो गए, पूरे पूरे शहर खत्म हो गए। और एक और बोला जा सकता है कि सिंधु घाटी का पतन इन सभी चीजों की वजह से हुआ,
और धीरे धीरे मंद गति से इसका पतन हो गया, यानी सभी चीजें एक साथ हुई होगी जिसकी वजह से इसका पतन हो गया होगा। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको जो पूरा चैप्टर था यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लो, फिर अपन दूसरा कुछ शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म हो गया। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको फिर बाद में देखनी चाहिए या खुद देख लेनी चाहिए, या फिर मैं आपको बता दूंगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषताएं क्या क्या थी, इसे ताम्रपाषाण सभ्यता क्यों बोला जाता है, इसकी जितनी भी अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे डेवलप हुई, कैसे खत्म हुई, इसमें जो और क्या थ्योरीज है सिंधु घाटी के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने जितना पढ़ा, जितना मुझे लगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? फिर अपन दूसरा शुरू करें, जल्दी बता दो। ओके, प्रेरणा प्रॉब्लम दोनों का आ गया है, अनिल का आ गया है, ठीक है। तीन लोगों का आया अभी तक, प्रीतम, प्रसून, राजकुमार, संदीप, अब लोगों का नहीं आया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का जो टॉपिक है, वो अपन शुरू करते हैं ना। राजकुमार ने अब जाके बोला है। अब हम आज का पीरियड देख लेते हैं जो कि है वैदिक पीरियड का है। वैदिक पीरियड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ शो हो रही है आप लोगों को, है ना? आज का जो टॉपिक है वो शुरू कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो ओके ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो जाती है, थैंक यू प्रसून, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हो जाती है, वो टाइम पीरियड होता है, देखो, 1750, है ना? 1750 में खत्म होने लगती है या हो जाती है, दोनों आप बोल सकते हो। कोई भी सभ्यता है, कोई भी शहर है, वो एक दिन में खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है 1751 बीसी तक वो जो था शहर, वो ठीक था, फिर एक साल में खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम मोर और लेस ये मान सकते हैं कि 1750 बीसीई तक खत्म होना शुरू हो गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शहर है वो धीरे धीरे खत्म होते रहते। इसके बाद जो है 1750 से 1500 बीसी, ये जो 250 साल है, 250 साल है, सॉरी, तो 250 साल है, इनके बारे में कोई ठोस हमें पता नहीं चला कि इन टाइम पीरियड में हुआ क्या था, है ना? गुड इवनिंग अंकिता, बहुत लेट कर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं, टॉपिक स्टार्ट हुआ, उस समय आप आ गए, है ना? तो इस समय हमें पता नहीं था कि हुआ क्या 1750 से 1500 के बीच में, जो 250 साल है, इन टाइम में हुआ क्या वो हमें पता नहीं है, बिल्कुल इसके एविडेंस नहीं मिले। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी लोग जो थे, जितने भी लोग थे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, तो ये सभी लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, और इंडस वैली वाले या सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु नदी किनारे वाला एरिया था, उसको छोड़ के इन लोगों ने गंगा नदी घाटी में बसना शुरू किया। यानी कि पाकिस्तान में जो सिंधु वाला एरिया है, सिंधु रिवर वाला, वहां से छोड़ के इन लोगों ने भारत में जो गंगा रिवर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये वाला एरिया, इसमें बसना शुरू किया। और इसकी वजह से 250 साल का गैप आपको देखने को मिलता है। इन 1500 बीसी से 600 बीसी तक के एरा जो है इंडिया में, उसे बोला जाता है वैदिक युग। वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया है ना? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो इस एरा को, ये कितने साल हो गए कुल मिला के? 900 साल हो गए। 900 सालों को वैदिक युग बोला जाता है। अब वैदिक युग मतलब क्या, अब वो हम आराम से देखते हैं कि वैदिक युग में होता क्या था, और वैदिक युग इसका नाम क्यों दिया गया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वैदिक युग देखते हैं, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो वैदिक सभ्यता से तात्पर्य क्या है? आर्यों द्वारा प्रारंभिक की गई सभ्यता से। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, आर्य क्या होते हैं? आर्य एक तरह की जाति है। जाति मतलब कि एक तरह की नस्ल है जो कि भारत में है। लोगों का प्रकार,
लोग किस तरह से दिखते हैं, किस तरह के उनके हाव भाव है, क्या उनकी शारीरिक क्षमता है, ये सभी मिला के एक नस्ल बनाते हैं, एक रेस बनाते हैं। तो जैसे भारत में आपको देखा होगा साउथ इंडियन आपको अलग दिखते हैं, नॉर्थ इंडियन अलग दिखते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ जहाँ पे मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, तो वहां के लोग आपको थोड़ा उनका तिब्बतीन है, क्योंकि वो साइनो तिब्बतियन है, तो उनका फेस कट आपको अलग ही दिख जाएगा, वो आपको चाइनीज जैसे देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में जाओगे तो वहां पे लोग अलग देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप नॉर्वे या इंग्लैंड या फिर यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, रशिया में चले जाओगे, तो वहां पे लोग आपको अलग देखने को मिलेगा, उनका स्किन कलर व्हाइट होता है। कि इस तरीके से अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो इसी तरह के आर्य जो है, ये एक रेस है, ये बाहर से आए थे। दो चीजें मानी जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य जो है भारत के ही है। तो हम देखते हैं आर्य के बारे में। तो वैदिक सभ्यता से तात्पर्य भारत में आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई सभ्यता से, जो कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद शुरू हुई। आर्य प्रजाति वास्तव में एक भाषाई समूह है जो भारत से बाहर आई हुई मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं, जो विदेशी इतिहासकार है वो मानते हैं कि बाहर से आई है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भारत के ही ये मूल निवासी थे। यदि ये बाहर से आए भी थे तो दुनिया के किस क्षेत्र से आए थे, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, आज भी है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसे दो भागों में विभाजित करके किया जा सकता है। वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं। पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, ये टाइम पीरियड है 1500 से 1000। और इसके बाद है उत्तर वैदिक काल, जिसमें अन्य तीन वेदों की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में जो लोगों के मत है, जो अलग अलग लोगों के इतिहासकारों के जो मत है, वो हम लोग देख लेते हैं। आर्य क्या है ये आपको समझ में आया? पहले ये बता दो जल्दी से कि आर्य जाति क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से हाँ कर दो, फिर अगर हाँ कर दो, अगर समझ में आया तो, नहीं आया है तो मना कर देना, क्योंकि आर्य अगर समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? राजकुमार, पारुल, अंकिता, बाकी लोग भी बोलो जल्दी से, अगर आया तो ठीक है, एक बार वापस कर देता हूँ, ठीक है? प्रेरणा, एक बार वापस समझा देता हूँ मैं, ठीक है? बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत टाइप के लोग रहते हैं। हर बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है? अलग अलग टाइप के लोग कैसे? जिनकी शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। अब कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं कि अ, चलो जानवरों से समझते हैं। कि आपने अगर देखा हो तो शेर देखा होगा, चीता देखा होगा, टाइगर देखा होगा, लॉयन देखा होगा, उसमें और आ जाते हैं, तेंदुआ देखा होगा। तो आपने इन सभी को देखा। तो ये सभी जो है, ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक है, इन सभी को केट बोला जाता है। सभी बिल्ली है तो सभी बिल्ली, लेकिन सब अलग अलग टाइप की बिल्ली। ऐसे ही ह्यूमंस में भी जो है, किससे अलग है, इनके नाम कैसे अलग है, मतलब समझा नहीं राजकुमार, में आपका क्वेश्चन फिर से ठीक से लिखो, है ना? तो जैसे केट फैमिली में अलग अलग टाइप के आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ह्यूमन ह्यूमन भी क्या एक टाइप का जानवर है? तो ह्यूमन में भी अलग अलग जो जानवर, अलग अलग जो डिवाइडेशन है उसमें, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे रहे हैं, इसकी वजह से उनके हजारों सालों के बाद उनमें बहुत अलग अलग टाइप के फीचर आ गए हैं। तो आपको क्या लगेंगे? वो लोग देखने में लगेंगे, वो जो अलग देखने में लग रहे हैं उनको बोलोगे, और रेस बोलोगे। उन जैसे कि बिल्लियों में से, बहुत सारी बिल्लियों में से एक बिल्ली है शेर, एक बिल्ली है तेंदुआ। तो ऐसे ह्यूमंस में उन बहुत सारे जो अलग अलग डिवाइडेशन है, उनमें से एक डिवाइडेशन है आर्यन, जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। एक है द्रविडियन, जो साउथ इंडिया में रहते हैं। एक है सीनो तिब्बतन, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। एक है अफ्रीकन, जो अफ्रीका में रहते हैं, जिनको निग्रो भी बोला जाता है। एक है आपके कोकेशियन, जो आपके जो अंग्रेज वगैरह रहते हैं, जो रशियन वगैरह रहते हैं। आप उनको देखोगे तो ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो जो आर्य रहते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये लोग लंबे रहते हैं, जो हम लोग हैं, ऐसा मान सकते हैं ना? जो अब अगर आप नॉर्थ इंडिया में से हो, तो मोर और लेस आप सभी लोग ऐसे ही हो। इनकी हाइट अच्छी होती है, इनके बाल सीधे होते हैं, इनकी आंखें काली होती है, कलर थोड़ा फेयर रहता है, मतलब इतना भी फेयर नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत फेयर रहता है। और अच्छी खासी कद काठी होती है, नाक लंबी होती है। तो ये आर्यंस है।
ऐसा बोला जाता है। ये आप समझ में आया आप लोगों को? अगर आप इसी को अगर कंपेयर करोगे तो जो मणिपुर मेघालय में लोग रहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, हालांकि अपने को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी हाइट जो रहती है वो छोटी रहती है, नाक जो रहती है मोटी रहती है, आंखें जो रहती है छोटी रहती है, बाल जो रहते हैं वो घुंघराले रहते हैं काइंड ऑफ, या फिर सीधे रहते हैं। तो आप देखोगे तो ही आपको उन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक पंजाब का पर्सन आप देखोगे और एक तमिलनाडु का पर्सन देखोगे तो आप दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो फिजिकल फीचर्स को आप क्या बोलोगे? ये रेसेस होती है, उन रेसेस में से एक है आर्य रेस। अब आपको ये समझ में आया? तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, प्रेरणा, अंकिता, ठीक है। और बाकी लोगों को नहीं आया क्या? अगर कुछ नहीं भी आया समझ में तो मेरे को बोल देना है ना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, पारुल को समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आर्यों के बारे में मत देख लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आर्य बाहर से आए, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया के ही हैं। तो जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आर्य भारत से ही आए थे या भारत के मूल निवासी थे या दुनिया के किस क्षेत्र से आए थे। ये नहीं बता सकते हम। आर्यों ने भारत में जिस सभ्यता की शुरुआत की उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर। हाँ, किस कौन? ये राजकुमार सर बोलो। जी। हम्म। बोलो बोलो। राजकुमार बोलो जल्दी से, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर आवाज कम हो गई सर इसकी। चलो मेरी आवाज कम हो गई। चलो, और कोई ऐसा है जिसको मेरी आवाज कम आ रही हो? कमेंट करके जल्दी से बता दो अगर आवाज कम आ रही है तो। नहीं नहीं, ऑल क्लियर। बेटा राजकुमार, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज नहीं आ पा रही होगी क्योंकि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आई थिंक, है ना? बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है सही आवाज आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत के किस किस दुनिया किस क्षेत्र से आए हैं आर्य ये पता नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि भारत के हैं। वो भारत के लोग बोलते हैं कि आर्य जो है भारत से ही आए हुए हैं। हाँ सर। राजकुमार, आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही। सर मैं ये कह रहा हूँ, इन लोगों के अपने यहाँ के नाम अलग होते हैं, उन लोगों के नाम अलग होते हैं। पश्चिमी इंडिया ठीक है। वालों के उनके नाम में अंतर क्या है ऐसे अपने में? उनमें नाम तो अपन, यहाँ पे भी अंतर है ना अपने, जैसे इंडिया में ही है अपन, साउथ इंडिया वालों के नाम कितने लंबे होते हैं, नॉर्थ इंडिया वालों के नहीं होते। तो नाम में अंतर वो किसी जगह की लैंग्वेज से फर्क पड़ता है, उसका लैंग्वेज से। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम रेसेस की बात कर रहे हैं, हम जब जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल फीचर वो दिखने में कैसे हैं, उसके बारे में बात कर अच्छा। रहे हैं, है ना? तो आपको आर्य और द्रविड़ का डिफरेंस समझ में आया? हाँ ये तो आया था वो ऐसे है उनके ना? फ्रेंड है, जॉन डिनर है। हाँ। ये लोगों के पूछ रहे हैं सर, उनका नाम शब्दावली कहाँ से निकला है इनका? जैसे हमारी जो लैंग्वेजेस है, जैसे इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से ही बनी हुई है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, लेकिन हर लैंग्वेज पे अपने स्थानीय कल्चर का, जो वहाँ का लोकल कल्चर है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो उस जी। हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारी एक हमारे इंडिया में ही देख लो ना, एमपी में वो एक हिंदी अलग चलती है और हरियाणा में हिंदी अलग चलती है, लेकिन दोनों है हिंदी ही। हाँ ठीक सर। है। तो इस तरीके से अपने लोकल जगह का उस पर इफेक्ट पड़ता है वो एक ही भाषा परिवार के। ठीक है। जी सर। तो जी सर। सो आर्य के बारे में बात कर रहे थे। तो आर्य ऐसा माना जाता है, भारतीय लोग जो है, हम लोग जो हैं, जो खुद को आर्य मानते हैं, और हम लोग बात करते हैं कि भारत से ही आर्य आए हैं। और लेकिन जो बाहर से इतिहासकार है, ब्रिटिश वगैरह, अंग्रेज, वो लोग बोलते हैं नहीं बाहर से आए हैं, आर्य भारत के नहीं है। तो अब देख लेते हैं आर्य सर्वप्रथम भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आके बसे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वही पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता भी निकली है। उस एरिया को सप्त सिंधु बोला जाता था। सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का प्रदेश। कौन कौन सी नदियां? पहली तो है सिंधु और 6 उसकी सहायक रिवर। तो कौन कौन सी 7 नदियां ये देख लो। सिंधु, जो आज है, सरस्वती, फिर है सतरुदी, जिसे सतलज बोला जाता है आज, पहले इसका नाम सतरुदी था। बिपाशा जो कि व्यास है। परुणशी जो कि रावी रिवर है। असिकनी जो कि चिनाब है, और वितस्ता जो कि झेलम है। ये पुरानी रिवर्स के नाम है ना? ये 7 रिवर के एरिया को सप्त सिंधु बोला जाता है। ऋग्वेद में याद रखना,
गंगा नदी का ये नाम सिर्फ एक बार आया है और यमुना नदी का नाम 3 बार आया है। ये इसलिए क्योंकि पहले ये लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु रिवर के आसपास रहते थे, तो सिंधु रिवर का या सरस्वती रिवर का ज्यादा इनके बारे में आपको नाम देखने को मिलेगा। गंगा और यमुना बाद में फेमस हुई, पहले ये इतनी फेमस रिवर नहीं थी। सरस्वती और दष्टवती नदियों के बीच का प्रदेश सबसे पवित्र माना जाता था, जिसे कि ब्रह्मवत बोला गया है। सरस्वती आज हमको देखने को नहीं मिलती और दष्टवती एक कॉमन सी छोटी सी रिवर है जो कि सब्सिडरी है सरस्वती की। तो ये इस एरिया को ब्रह्मवत बोला गया है। अब आर्य कहाँ से आए, ये भारत के हैं या फिर बाहर से आए, तो इसके बारे में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या डिबेट है वो देख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत इसका मूल निवास है आर्यों का। ये किस हिसाब से ये मत देते हैं कि भाषाई प्रमाण देख लो, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और हम आज तक संस्कृत बोलते हैं। या ऋग्वेद में भूगोल का जो वर्णन दिया है वो भारत का ही है, ब्रह्मशी देश बोला गया है इसे। ये बोला गया भारतीय इतिहासकार गंगानाथ झा, एनसी दास, संपूर्णानंद और जो अन्य इस विचार को सपोर्ट करते हैं, है ना। ये क्या बोलेंगे कि भैया हाँ, भारत से ही थे आर्य और उन्होंने भारत में ही जो था पूरी डेवलपमेंट की थी और आर्यों का मूल प्रदेश भारत है, इसलिए भारत का नाम आर्यावर्त है। बाकी लोग कौन है? कुछ लोग बोलते हैं कि मध्य एशिया से आए हैं, जहां से मूल निवासी है मध्य एशिया के। मध्य एशिया कौन सा एरिया है? जहाँ पे आप बोल सकते हो जहाँ पे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, टर्की वाला एरिया जो है वो वाला। ये बोलते हैं आर्य वहां से आए हैं। ये क्या किस बेसिस पे बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ईरानी ग्रंथ जो है जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत समानता है। बोगस को ये भी सेंट्रल एशिया में एक अभिलेख है, वहां पे वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। तो अगर सेंट्रल एशिया में ये सब नाम मिले हैं, वहां के ग्रंथ से सिमिलरिटी है आपके ऋग्वेद की, तो हो सकता है वहां से आए हो। ये किसने बोला है? ये मैक्स मुलर ने और उनके साथ वाले इतिहासकारों ने बोला। कुछ लोग बोलते हैं कि हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, डेन्यूब नदी के आसपास से आए हैं। ये लोग कौन है? ये लोग हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये यूरोप में है। तो ये बोलते हैं कि आर्य जो है यहाँ से आए थे। ये बोला है पी गाइल्स ने। ये किस आधार पे बोलते हैं? कि वहां पे जो वनस्पति मिलती है वो यहाँ भी मिलती है, जो पशु पक्षी के नाम आपको ऋग्वेद वगैरह में मिलते हैं वो वहां भी मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये बोला, लेकिन ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है। दो फेमस है सबसे ज्यादा, ये दोनों फेमस है। ये दोनों जो फेमस है इनका स्टार मार्क कर लेना, ये आपको लिखना आना चाहिए कि किसने बोला था कि भारत है और किसने बोला था मध्य एशिया है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो क्या पेनका ने बोला। पेनका ने बोला है कि पेनका एक हिस्टोरियन है, तो ये बोलता है कि जर्मनी और स्कैंडिनेविया से ये लोग आए थे, यानी कि इंडिया के नहीं थे, बाहर से आए थे। ये किस आधार पे बोलते हैं? शारीरिक गठन के आधार पे। ये लोग बोलते हैं कि आर्य क्योंकि अच्छी खासी हाइट थी उनकी, बॉडी बहुत अच्छी थी और आंखें भी अच्छी थी, काले बाल थे, पतले से, लंबे से। तो ये सिमिलरिटी तो जर्मन लोगों में भी है। और आपको हिटलर अगर याद होगा, हिटलर भी तो यही बोलता था कि मैं एक आर्य हूँ और हम लोग आर्यों का देश बनाएंगे, आर्यन हमारी ब्रीड सबसे अच्छी है। इसीलिए तो उन्होंने यहूदियों लोगों को मारा था, बहुत से लोगों को मारा था। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग क्योंकि जर्मनी में भी ऐसे लोग मिलते हैं, इंडिया में भी ऐसे लोग मिलते हैं, तो हो सकता है इंडिया में लोग जर्मनी से आए हो, ये इस हिसाब से बोलते हैं। फिर कुछ लोग, नेहरिंग एक हिस्टोरियन है, ये बोलते हैं कि दक्षिणी रूस से आए थे। वो ये भी वही वनस्पति समानता के पेड़ पौधे एक जैसे हैं, उस हिसाब से बोलते हैं। सेसेटी, विलियम जोन्स हिस्टोरियन था जो इंग्लिश में ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। इनने बोला कि भैया यूरोप से आए थे ये लोग, क्योंकि यूरोप की भाषा जो है और इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, उसकी संस्कृत से बहुत सिमिलरिटी है। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये एक ही लैंग्वेज फैमिली के हैं। बाल गंगाधर तिलक इंडियन होते हुए भी इन्होंने ये नहीं बोला कि ये इंडिया से आए थे। इन्होंने बिल्कुल अलग ही यूनिक व्यू दिया। इन्होंने बोला कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे, क्योंकि ऋग्वेद में लंबे लंबे दिन रात का वर्णन है और हिमपात यानी कि बर्फबारी का बताया गया है, तो इसलिए उत्तरी ध्रुव से आए होंगे। और दयानंद सरस्वती जो कि एक हमारे बहुत फेमस लीडर है, तो इन्होंने बोला कि तिब्बत से आर्य आए थे। तो ये सारे व्यू पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हो, अच्छे से रटना ही पड़ेगा, मतलब इसके लिए आपको कोई चांस नहीं है कि और किसी तरीके से आप इसके बारे में पता कर सको। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो पूरी टेबल थी ये आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। एक और अब इसके बाद में वैदिक काल में आपको समझा चुका हूँ। वैदिक काल वो टाइम पीरियड है, फिर से बता रहा हूँ, जब अ, वेद लिखे गए थे। वेद में चारों वेद, जब वैदिक काल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं,
तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हो जाता है। पूर्व वैदिक काल 500 सालों का है, 1500 बीसी से 1000 बीसी, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया। उत्तर वैदिक काल 400 सालों का है, जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक है, और इसमें बाकी के तीनों वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसी टाइम पे वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। वो हम देख लेते हैं कि कितने 8 प्रकार के कौन कौन से विवाह होते थे वैदिक काल में। ये इंपॉर्टेंट है ना। वैदिक काल, अब वैदिक काल में हम बात किसी कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, जो पूर्व वैदिक काल है उसका। इस समय विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से 8 प्रकार थे, देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपका ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता था? यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था, जिसमें कन्या का पिता एक योग्य वर का चयन करता था और उसे आमंत्रित करता था ताकि अपनी पुत्री प्रदान कर सके। इसमें 2-3 चीजें देख लो कि पहली बात कि कन्या का पिता ये चूज कर रहा है, कन्या का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसे पसंद है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, जो उसके पिता ने बोल दिया वही उसे करना होगा। और योग्य वर होता था, उसी से इनकी शादी की जाती थी। ऐसा नहीं कि किसी भी लड़के से कर दी गई, योग्य वर होना चाहिए था। इस तरह के विवाह को ब्रह्म विवाह बोला जाता था और इसे बेस्ट माना जाता था। सेकेंड है देव विवाह। देव विवाह में कन्या का पिता जो है एक यज्ञ का आयोजन करता था, जिसमें बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे, और जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कराने में सक्षम होता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। यानी कि ये एक प्रकार से आप दान दे रहे हो अपनी पुत्री को। जो ब्राह्मण या फिर पुरोहित जो आते थे यज्ञ करने के लिए, उनको आप अपनी पुत्री दान कर रहे हो। इस तरीके का विवाह को देव विवाह कहा जाता था। आप यहाँ पे भी देख रहे हो, इसमें भी लड़की की हाँ नहीं ली गई है। लड़की को एक बिल्कुल मतलब उससे कोई पूछता ही नहीं था कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी। ब्रह्म विवाह में भी ऐसा ही था, देव विवाह में भी ऐसा ही। फिर तीसरा है प्रजापत्य विवाह। इसका प्रचलन केवल ब्राह्मणों में था। इसमें दोनों पक्षों से कहा जाता था कि वह मिलकर अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। यानी कि इसमें दोनों पक्ष, यानी कि वर के माता पिता, लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता दोनों मिलके ही डिसाइड करते थे। इसमें भी लड़की से कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी। चौथा भी, और ये बेस्ट विवाह माने जाते थे उस समय ना। ये अगर इस तरीके से विवाह कर रहे हो तो समाज में आपको बहुत अच्छा माना जाता था, है ना। फोर्थ है आर्य विवाह। इस विवाह में वधु के मूल्य के रूप में कन्या का पिता गाय अथवा बैल भेंट करता था, है ना। यानी कि इसमें देखो आर्य विवाह हो रहा है। इसमें हो सकता है कि लड़की से एक बार पूछ लिया जाता हो, लेकिन इसमें भी देखो आप, कन्या का पिता गाय और बैल भेंट कर रहा है, और गाय बैल उस समय सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती थी। इसका मतलब ये यहाँ से एक प्रकार से आप दहेज सिस्टम जो है, जो डाउरी सिस्टम, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अरे अनिल कुमार जी, वॉइस बढ़ा लूं? वॉइस तो बढ़ी हुई है, किसी और को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप ही को आ रही है। देखो और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस की? जल्दी बता दो अगर किसी को वॉइस की एक प्रॉब्लम बार आ रही इसको अपडेट करवा, उससे करवा दो, बंद करके चालू कर दो, इसको आवाज आ है। जाएगी। बेटा और किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, शायद आपके साथ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा नहीं लग नहीं रहा है। नहीं अगर कुछ वो मेरे में भी आई थी सर, मेरे में भी आई थी। उससे कह दो एक बार बंद करके चालू करे। किसको बोलूं? अच्छा अनिल ये कुमार को अनिल को। बोलूं ऐसा? हाँ हाँ तो हाँ। अनिल आप एक बार बंद करके चालू कर लो, तो एक बार हो सकता है आपका ठीक हो जाए, जैसे राजकुमार जी बोल रहे हैं, है ना। एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। हाँ तो ये कौन बोल रहा है? ये पारुल बोल रही है कि आज के टाइम तो सब लव मैरिज करते हैं। सब नहीं करते, जिनको करनी होती है वो करते हैं, सब लोग नहीं करते, है ना। सब लोग करना सब चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर तो अपने परिवार के हिसाब से ही चलते हैं। अभी तक इंडिया में इतना अपन अपग्रेड नहीं हुए इंडिया में अभी तक, है ना। अभी तक अपने तो घर वाले के हिसाब से ही चल रहा है अपना। वो आ रहा है आगे लव मैरिज, जिसमें आएगा अपन देखते हैं। तो हम फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ वाला देख लिया था वैसे हमने। कन्या का पिता गाय और बैल भेंट करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें आप दहेज का रूप एक बार देख रहे हैं। नहीं है, इंडिया में लड़कियां नहीं है। नहीं है सर, क्या संदीप जी क्या बोल रहे हो? आपके इंडिया में लड़कियां नहीं है, ये क्या बात हुई? इंडिया में आधी पॉपुलेशन लड़कियों की है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ भी लिखते हो तुम लोग कमेंट में। नेक्स्ट है जो फिफ्थ है, देट इज कॉल्ड एज गंधर्व विवाह। इसको गंधर्व विवाह बोला जाता है। ये वही है आपका प्रेम विवाह, जिसमें वर एवं वधु दोनों अपनी इच्छा से विवाह कर रहे हैं। ये आ गया आपका प्रेम विवाह।
ये पहला विवाह देखा मैंने अभी तक जिसमें आपको वर एंड वधू दोनों की इच्छा हो रही है, लड़की भी करना चाहती है तो उसकी शादी हो रही है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऊपर के जो 4 विवाह है वो अच्छे माने जाते थे सोसाइटी में, और जो नीचे के 4 विवाह है इतने अच्छे नहीं माने जाते थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि गंधर्व विवाह जो लव मैरिज है, वो ना तो तब अच्छा माना जाता था ना आज अच्छा माना जाता है। ना तब भी उसको मतलब सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं देता था लव मैरिज करने वालों को, आज भी कोई नहीं देता है ना, गलत ही माना जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, ये लोग गलत मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना, क्योंकि लड़का लड़की को उससे पूछना ही चाहिए ना, जिससे शादी करनी हो तो पूछना ही चाहिए। और अगर वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अगर एक अच्छे हैं, अगर लड़का भी अच्छा है लड़की भी अच्छी है, तो फिर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। लव मैरिज बेस्ट है पारुल बोल रही लव मैरिज बेस्ट है। अगर लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, दोनों एक दूसरे के साथ जम रही है, तो लव मैरिज बहुत अच्छी। और अगर सिर्फ मजे मजे में जल्दी जल्दी में कर ली तो फिर तो बहुत ही खराब है फिर। वो तो आप फिर न्यूज सुनते ही रहते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट विवाह है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? असुर विवाह में होता ये है कि इसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या का विवाह करता है। ऐसा होता है ना, कुछ लालची लोग होते हैं, इसमें भी अगर कोई अच्छे से पैसे देते तो अपनी कन्या का विवाह उससे बेचारी लड़की का जीवन बर्बाद कर देते हैं, बड़े बूढ़े से भी कर देते हैं शादी। तो इसमें असुर विवाह इसको बोला जाता है, जब भी आप लड़की को एक तरीके से खरीद रहे हो, एक वस्तु की जैसे खरीद रहे हो, उसमें ये होता था। फिर है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह होता था, इसमें कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता था, है ना, मतलब इसमें मगर लड़की की इच्छा नहीं है, लड़के के पिता की इच्छा नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है, बस आपका मन हुआ, आपने लड़की को किडनैप किया और शादी कर ली तो ये राक्षस विवाह होता था। एंड लास्ट वन इज पिशाच विवाह, है ना। इसमें ये होता था कि मतलब लड़की को अनकॉन्शियस करके यानी कि लड़की को मतलब बेहोश कर दिया आपने, जब वो होश में ही नहीं है, कोई नशीला पदार्थ खिला दिया और तब उससे शादी कर ली, इसको बोलते हैं पिशाच विवाह। ये तो बहुत ही घटिया माना जाता सर मैं अब आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा विवाह किया कहलाएगा? आईएएस बन गए तो आपका विवाह जो होगा वो क्या कहलाएगा? आप तो फिर दहेज लोगे बहुत सारा, है ना राजकुमार जी। तो अब दहेज लोगे तो अब मैं क्या बोलूँ आपको, अब अगर आईएएस बन रहे हो तो आपको तो बहुत अच्छा दहेज मिलेगा, है ना। तो उस विवाह को तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा आपका विवाह कहलाएगा, यही खिलाएगा, ये आर्य विवाह कहलाएगा आपका शायद, मेरे ख्याल से, है ना अ, वर्ण ड्रम वाला है अनिल कुमार बोल रहे हैं, ड्रम वाला बता रहे हैं वो कुछ मैं लव मैरिज करूंगा पारुल, लव मैरिज कर लेना लेकिन अच्छे से करना। ऐसा क्या आजकल किसी का भरोसा नहीं है। लव मैरिज इज अ वेरी गुड थिंग, मैं खुद मानता हूँ कि लव मैरिज अच्छी होती है अगर दोनों कंपेटेबल है, अगर दोनों साथ में बोल रहे हैं कि हाँ मुझे करनी है, तो फिर ये सही है। तो ये आपके आज के जो चैप्टर था मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप लोग जैसे आज आपने जैसे पार्टिसिपेट किया ना, अभी लास्ट लास्ट में आप लोगों को विवाह की बात आई तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। जैसे अंकिता अभी भी बोल रही है कि नो शादी में शादी नहीं करूंगी, ऐसा बोल रही है वो। तो ऐसे अगर आप कमेंट करते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा तो मैं आपको और अच्छे से बताता रहूंगा। तो जैसा आपने यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा एंगेजमेंट दिखाया है, ऐसे आप लोगों को बताते रहना है मुझे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है वगैरह। और बाकी का जो वैदिक कल्चर है वो अपन कल पढ़ेंगे, आगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे मेरी लव में मेरी तो शादी नहीं हुई है, जब शादी होगी अगर कोई लड़की मिल गई तो उस हिसाब से लव मैरिज कर लेंगे, नहीं तो अरेंज मैरिज कर लेंगे, नहीं तो अपने जैसे कि अंकिता ने बोला कि शादी नहीं करनी है, वो भी अच्छा है तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है शादी तो बर्बादी है। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई शादी कर लेना, एक बार अच्छी पोस्ट लग गई, एक बार जॉब लग गई तो आप लोगों को बहुत अच्छी हो जाएगा काम, फिर आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने से रिश्ते आ जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छी क्लास रही आज। मुझे भी मजा आया जो लास्ट में जो आप बातें कर रहे हो, हालांकि इतनी बातें अपन को करनी नहीं है ना, पढ़ाई करनी है, लेकिन हाँ अच्छा लगा आप लोग इतना इंगेज कर रहे हो, एक दूसरे से बात वगैरह कर रहे हो। तो अपन कल फिर से इसके आगे पढ़ेंगे, और कोई प्रॉब्लम होता है तो टेक मी डेट पर आप ये पीडीएफ भी है और ये वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे and keep learning. I'm ending this class now.
अवसाद लेकर आती हैं, पहाड़ों को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए, उन अवसादों को जब जमा कर दिया जाता है परत दर परत, तो क्या होता है, मोटी परत बन जाती है, उसी को मैदान कहते हैं। तो ये तो बात हो गई मैदान की, हमने समझ भी लिया। और दूसरी बात यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि जो ढाल होनी चाहिए वो मंद होनी चाहिए, तीव्र होगी तो सारा अवसाद आगे नदी में बहते हुए समुद्र की ओर चला जाएगा। ये हमने समझा था, ये सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज होती है डेल्टा, एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है डेल्टा। ये डेल्टा क्या है इसको समझते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं डेल्टा का अर्थ? जो भी जानता है बता सकता है, कोई करना चाहेगा आंसर? एनीवन? निकाला जाता। जी सर। हाँ बताइए। लावा द्वारा जो मलबा निकलता है उसे डाल्टा कहा जाता है सर। नहीं नहीं, ये तो नहीं है आंसर इसका। जी वो सर। मैग्मा और लावा अलग चीज है। चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया। अब मैं समझाता हूँ डेल्टा क्या होता है। देखिए, हमने कल बात की कि कोई समुद्र है, मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका एक समुद्र है। समुद्र से पहले कोई जमीन होगी, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कोई जमीन है, मान लेते हैं इतनी जमीन है, इसके बाद समुद्र, ठीक है, जमीन है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक जो रिवर है, हाँ डेल्टा रिवर तो बनाती है, बट कैसे बनता है समझते हैं। एक मिनट, सॉरी इसके लिए। तो हम समझते हैं डेल्टा को। देखिए, नदी क्या करती है, नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तब तक उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। क्योंकि अभी आपने देखा कि पहाड़ों से जब वो उतरी नदी, तो पहाड़ों पर बहुत ज्यादा तीव्र ढाल थी, ऊंचाई बहुत थी, ढाल ज्यादा थी। तो वहां से उतरते हुए जब वो नीचे आती है मैदानों की ओर, तो मैदानों की ओर गुजरने पर क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, गति जो है वो नदी की कम हो जाती है। तो इसके पास जो भी अवसाद है वो जमा हो जाता है समुद्र में मिलने से पहले। समुद्र में तो मिलेगी अंततः, लेकिन उससे पहले क्या करती है वो, नदी जमीन के पास यानी समुद्र के पास जो जमीन है वहां पर अवसादों को जमा कर देती है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं डेल्टा। अब ये कैसा दिखता है वो समझिए। ये नदी इस प्रकार से आई, ठीक है, और नदी क्या होता है, कई धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे आपने सुना होगा सहायक नदियां, एक मुख्य नदी होती है और उसमें कई सारी सहायक नदी आकर उसको जल देती हैं, जिसका जल का स्तर उसका बना रहता है और स्तर ज्यादा भी हो जाता है। जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना है सबसे बड़ी, ये सब जानते होंगे आप। तो जब ये आगे बढ़ती है सभी का पानी लेकर मुख्य नदी, तो समुद्र में मिलने से पहले कई बार क्या होता है, ये कई धाराओं में बट जाती है। यानी यहाँ पर सबको इकट्ठा करके एक नदी बनी, फिर आगे चलकर ये खुद बट गई कई धाराओं में, इस प्रकार से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई। जब आप बहुत प्रेशर से मारते हैं पाइप से, आपने कभी यूज किया होगा, आपने कभी अपनी गाड़ी धुली हो, कुछ भी किया हो, तो प्रेशर जब ज्यादा होता है तो एक धार में जाता है पानी, लेकिन जैसे प्रेशर कम होगा तो धार बढ़ जाती है। वैसे समझिए कि एक धार जा रही थी, यहाँ पर प्रेशर कम हुआ, स्पीड कम हो गई, ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। और अब क्या होगा, क्योंकि नदी अपने साथ, वॉइस की दिक्कत हो रही है क्या, बताइए प्लीज एक बार सभी लोग, क्या वॉइस की दिक्कत है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अनिल, आपकी ओर से दिक्कत है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ रहे थे कि जब एक धार आगे चल के समुद्र में मिलने से पहले कई हिस्सों में बढ़ जाती है, और इस नदी के पास क्या है, अवसाद है। नदी अपने साथ क्या लेकर आती है, अवसाद लाती है, गिफ्ट। किसके लिए गिफ्ट लाती है, तो हम लोगों के लिए लाती है गिफ्ट, जो कि बहुत जरूरी है, इसका होना भी बहुत जरूरी है अवसादों का, वरना मैदान नहीं बनते, और मैदान नहीं बनते तो हम रहते कहाँ पर, समस्या ये हो जाती। अब जो अवसाद इसके पास था वो इन जगहों पर इकट्ठा हो जाता है, ये जो जगह खाली बची है यहाँ पर हो जाता है इकट्ठा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जमा हो जाता है। और ये जो आप डिजाइन देख पा रहे हैं इस प्रकार का, इसी को बोलते हैं डेल्टा। एक साइन है, एक चिन्ह है, इसको डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा, ठीक है, हिंदी में डेल्टा इस प्रकार। तो डेल्टा क्या है, कौन बनाता है, पहली बात तो बनाने वाली नदी है। कब बनता है, जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है नदी, उससे पहले इसकी एक धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, और धाराओं के बीच में जो खाली जगह रहती है वहां पर अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं, जिनका जो डिजाइन है, स्वरूप है, वो
एक चिन्ह होता है डेल्टा का, उसके समान दिखाई देता है, इसलिए हम उसको डेल्टा कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? क्या ये बात क्लियर है? इतना क्लियर हुआ सभी को? यस और नो कमेंट करें। अमीशा, प्रीतम, अंकिता, अनिल, प्रेरणा, पारुल, संदीप एंड राजकुमार, सभी लोग सभी कमेंट करें, तब हम आगे बढ़ेंगे फिर इसके। ठीक है सर डेल्टा की पहचानते कैसे हैं? पहचान यही है कि उसकी पहचान इस आकार में दिखाई देगी। जहां पर भी आपको डेल्टा कहा जाएगा वहां पर आपको ऐसा आकार देखने को मिलेगा जो मैंने बनाया है। इस आकार को ही डेल्टा बोलते हैं। ठीक है? सर जो रेत गाड़ी होता है कैसा होता है दिखने में? नहीं नहीं, वो तो अवसाद ही है, इसका मिट्टी से ही बनेगा। रेत हो, मिट्टी हो, गाद हो, कुछ भी होगा, वो अवसाद है, कैसा भी हो। ठीक है? ऐसा कोई तो सर फिक्स नहीं इसका है तो कि बस। जी सर, डेल्टा और डालडा में क्या अंतर है सर? किसमें किसमें? वो डालडा आता ना तेल, नहीं यार, वो अलग चीज है, और ये अलग है सर। बिल्कुल अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। इसमें से डालडा नहीं समझा निकल देते जाए? हैं, डालडा क्या होता है जी? जी सर। हाँ मैं बताऊं? वनस्पति वनस्पति, हाँ हाँ वनस्पति तेल वनस्पति, आता है। हाँ, वो देखो वो क्या है। वो तो वनस्पति का तेल, वनस्पति मतलब होता है वेजिटेशन, यानी जितने भी आसपास वनस्पति हैं उनका प्रयोग करके जो तेल बनाते हैं, वो तेल को जमा दिया जाता है ठंडा करके, वही आपका क्या है, डालडा है। वो तो अलग चीज हो गई, वो तो साइंस की चीज है। हम यहाँ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आकृति आप देख पाते हैं, जो अवसाद इकट्ठा होता है इस रूप में, जो हमने बनाया है, इसे बोलते हैं डेल्टा। दोनों में काफी अंतर है, जमीन तो सर आसमान का। इसका ठीक है? प्रयोग क्या होता है? प्रयोग किस में आता है ये प्रयोग डेल्टा? इसमें आप खेती कर सकते हैं। अच्छी मिट्टी है इसके अच्छा। पास, दलदली मिट्टी है, आप आराम से खेती करें, यूज करें इसका। ठीक है? जी सर। चलिए, और कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ सकते हैं, परमिशन है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें अगला, इसमें देखो कुछ लिखना नहीं है, आपको समझा दिया है, क्योंकि आपको नोट्स में दूंगा, नोट्स को पढ़ लीजिएगा। इसको बस डायग्राम बना लेना आप लोग सभी। डेल्टा का डायग्राम बना लिया है सभी ने? प्रीतम कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम समझेंगे अब प्रायद्वीपीय भारत को, प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है? अभी प्रायद्वीप क्या है, पहले हमें ये जानना होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। क्या आप में से कोई आंसर करेगा कि प्रायद्वीप का क्या अर्थ है? कोई प्रयास करना चाहेगा? प्रायद्वीप का अर्थ कोई बता सकता है मुझे आप में से? किसी को ही पता हो, ट्राई करें। चलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा होगा, उसे आप बोलेंगे प्रायद्वीप। ठीक है? ऐसा कोई भी क्षेत्र, अभी मैंने भारत का नक्शा क्यों बनाया, क्योंकि हम भारत को लेकर चल रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। विश्व में कहीं भी आप जाएं, आपको ऐसा कोई भी क्षेत्र मिले, कोई भी जमीन का टुकड़ा मिले जहां पर तीन तरफ पानी होगा, उसे आप बोलेंगे प्रायद्वीप। जैसे भारत की बात करें तो भारत का दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर तीन और तीन अलग अलग जल निकाय हैं। जैसे कि पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ भी जल आपको मिलता है। यहाँ क्या है, नीचे हिंद महासागर है, हिंदुस्तान के नाम पे क्या पड़ा है, हिंद महासागर नाम पड़ गया है इसका, हिंद महासागर। और पश्चिम में है आपका अरब सागर, क्योंकि यहाँ पे अरब देश पड़ते हैं पश्चिम की ओर, अरब सागर। तो ऐसा कोई भी भूखंड जहां पर तीन ओर से पानी होगा, उसे बोलेंगे प्रायद्वीप। अच्छा, फिर द्वीप कैसे बोलेंगे सर? एक द्वीप शब्द भी होता है, आइलैंड जिसे को बोलते हैं इंग्लिश में, कि आइलैंड या द्वीप का क्या क्या अर्थ है। तो वहां पर क्या होगा, चारों ओर से पानी होगा। ठीक है? वेरी गुड, सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा प्रेरणा और पारुल, सही बताया आपने। आइलैंड में क्या और इसमें क्या फर्क है? एक द्वीप में चारों ओर से पानी होगा, लेकिन प्रायद्वीप में तीन ओर से पानी होगा। तो पहले हम लिखेंगे प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है जानना। किसी भी भूखंड को
जब तीन ओर से जल घेर लेता है, उस भूखंड को प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे विश्व में कई सारे द्वीप हैं, सिर्फ भारत में ही प्रायद्वीप नहीं है, विश्व में और भी हैं। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि रशिया में भी आपको मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कई सारे प्रायद्वीप हैं। तो अभी के लिए हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में आपको समझना है भारत क्या है, प्रायद्वीपीय खंड है, नीचे का हिस्सा। ऊपर तो क्या है, जमीन है, चारों ओर कुछ ना कुछ देश बैठे हुए हैं, लेकिन नीचे तीन तरफ से पानी है हमारे। तो ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आ गया इतना सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ, प्रीतम ने सही बताया, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये समझा पहले कि प्रायद्वीप क्या होता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की क्या खासियत है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सवाल ये बनता है यहाँ से कि प्रायद्वीपीय भारत की सीमाओं का वर्णन करें, यानी इसकी सीमा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ही समाप्त होता है। तो इसके लिए आपको बस डायग्राम बना लेना है इस प्रकार से जैसे मैं बना रहा हूँ। एक लाइन ऐसे बनाएंगे, और ये आपका गुजरात का क्षेत्र, फिर नीचे तमिलनाडु, इसका ऊपर जाके उड़ीसा, ये आपका है जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो इसको आप बना लें पहले, फिर इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे बनाना, ऐसे बनाया हुआ, ये लाइन जरूरी है। ये लाइन क्या है, ये अरावली का पहाड़ है, अरावली के पहाड़ है। ठीक है, ये कोई बाउंड्री नहीं है देश की। आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान के साथ ये बाउंड्री है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, अरावली का पर्वत है। इसको ऐसा बना दे रहा हूँ मैं, इससे आपको समझ में आ जाए। अरावली के पहाड़ हैं जो कि आपके गुजरात से लेके दिल्ली तक जाते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। तो बना लिया होगा। अब इसके बारे में लिखते हैं पहले, फिर हम आगे इसको आप समझाते जाएंगे। ठीक है, लिखिए प्रायद्वीपीय, मैं शॉर्ट में लिखूंगा प्रायद्वीपीय, समझ जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा अनियमित है। अनियमित है, इसका क्या मतलब हुआ कि फिक्स नहीं है। उत्तर की जो सीमा है प्रायद्वीपीय भारत की, वो फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ है, कटे फटे, लगातार पहाड़ नहीं है। इनका अपर्दन हो चुका है हवाओं के द्वारा, ये कटे फटे हैं, इसलिए अनियमित है, लगातार कंटिन्यूटी में नहीं है। ठीक, उसके बाद यह है कच्छ से अरावली श्रेणी। अभी आप नोट करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, यह कच्छ से अरावली श्रेणी के पश्चिमी किनारे के साथ दिल्ली के पास से गुजरती है, या गुजरता है। क्या गुजरता है, रेखा की बात कर रहे हैं। कौन सी रेखा, उत्तर रेखा, उत्तरी सीमा की बात की जा रही है। किसकी, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर जो एरिया है इसे बोलते हैं कच्छ। गुजरात में जो ऊपर का एरिया कच्छ कहलाता है, और नीचे का खंबात। तो नीचे की बात नहीं की गई है, बात कर रहे हैं हम कच्छ की। जो कच्छ का रण है वो गुजरात में ऊपर की ओर है, तो ये हो गया आपका कच्छ। और फिर लिखा है पश्चिमी किनारे के साथ दिल्ली के पास से, यानी कि दिल्ली यहाँ पर मान लेते हैं। तो दिल्ली के साथ ये क्या है, अरावली पहाड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और अरावली पहाड़ से होते हुए पूरा ये गुजरात कवर करके, और फिर नीचे का पूरा हिस्सा क्या है, प्रायद्वीपीय खंड है। क्लियर, इतना समझ में आ गया सभी को, यस और नो? कमेंट करें फटाफट से, फिर आगे बढ़े सभी लोग। कोई भी डाउट है तो पूछते चलना है, ठीक है? बाकी आप सब तो बहुत ही समझदार हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी कमेंट कर दिया करें, सबसे मुझे कहना पड़ेगा बार बार। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो सवाल क्या बनेगा कि
प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कहाँ से है? तो आंसर करेंगे अरावली से लेकर कच्छ से होते हुए पूरा नीचे का दक्षिण भारत क्या है, ये पूरा प्रायद्वीपीय खंड है। और उत्तरी सीमा कहाँ से? अरावली के पहाड़ से। बस इतनी सी बात इसमें याद कर लेनी है, बाकी एमसीक्यू करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा वहां पर कि सवाल कैसे बनेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो प्रायद्वीपीय खंड है ये किसका भाग था प्राचीन काल में, यानी कि जब पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि सॉरी पूरी पृथ्वी की बात करेंगे, ब्रह्मांड की बात कैसे कर सकते हैं, फिर से मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ ये चीज। हमारी पृथ्वी जब शुरुआत में इसका निर्माण हुआ तो पूरे पृथ्वी पर एक बड़ा सा भूखंड था जिसका नाम दिया गया था पेंजिया। उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। क्या था? ये बड़ा सा भूखंड था, एक अकेला सिंगल भूखंड अकेला बैठा हुआ था। और आसपास जो जल निकाय था, जो जल था, उसको बोला गया था पेंथलासा। पेंथलासा, इसको नोट कर लेना। ये पूछता है सवाल कि निम्नलिखित में से पेंजिया क्या था, निम्नलिखित में से पेंथलासा क्या था। तो पेंथलासा एक सागर था। ठीक है, सवाल बन सकता है कि पेंजिया क्या है। तो पेंजिया एक बड़ा सा भूखंड हुआ करता था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, आज से 5 बिलियन साल पहले। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ आगे चलकर प्रोसेस कि जो बड़ा सा भूखंड है पेंजिया, पेंजिया तो जो था इसमें 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, पेंजिया के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ऊपर का और एक नीचे का। ऊपर वाले का नाम दिया गया लॉरेशिया। ये आपके जीके में कई बार पूछ लेता है लॉरेशिया क्या है, तो आप बताएंगे पेंजिया का उत्तरी भाग था लॉरेशिया, या अंगारा लैंड, अंगारा भूमि, ये आपका उत्तरी भाग था। और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया विद्वानों के द्वारा गोंडवाना, गोंडवाना क्षेत्र या भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नाम आपको याद कर लेने हैं। पेंजिया क्या है? एक सिंगल भूखंड है, अकेला भूखंड था जब पृथ्वी बनी। पेंथलासा क्या है? एक बड़ा सा सागर था। उसके बाद क्या हुआ? पेंजिया में दरार आई, टूट गया ये, इसके 2 भाग हुए। लॉरेशिया ऊपर वाला या अंगारलैंड ऊपर वाला भाग था, नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना भूमि। और इसी गोंडवाना भूमि का हिस्सा है भारत, लेकिन पूरा भारत नहीं। जो वर्तमान में आप भारत देखते हैं वो पूरा हिस्सा इसका नहीं था, उसमें से सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत जो आप अभी पढ़ने वाले हैं वही गोंडवाना का हिस्सा था। तो इसको हम लिखेंगे अलग से, भारत का प्रायद्वीपीय, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। तो आप समझ चुके हैं कि प्रायद्वीपीय हिस्सा कौन सा है, जिसकी हमने बात करी, अरावली से लेकर गुजरात से होते हुए पूरा दक्षिण का क्षेत्र। इतना ही हिस्सा गोंडवाना भूमि का पार्ट था। इसको याद रखना है क्योंकि यूपीएससी इसने पूछा हुआ है कि भारत का कौन सा हिस्सा जो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा था प्राचीन समय में। तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत का। सबको क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आपको यदि है तो पूछें। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आपको यहाँ पर वही चीज पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम में आती है या पूछ सकता है भविष्य में। बाकी पढ़ने को तो अनंत सागर है जी के। तो हमने पढ़ा गोंडवाना भूमि का हिस्सा था प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद अगली बात क्या जाननी है आपको कि गोंडवाना का हिस्सा तो हो गया भारत, इतना आपका भारत रहा, ये हमने अभी समझा। लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। आप जानते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी भारत यहाँ पर है, उत्तर पूर्वी भारत जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर 7 सिस्टर है, सभी ने नाम सुना होगा, 7 बहनें, 7 यहाँ पर क्या स्टेट है, 7 सिस्टर है, सभी जानते होंगे। यहाँ पर एक गैप है, उस गैप के बारे में पूछा जाता है अक्सर यूपीएससी में कि प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्वी भारत के बीच में कौन सा एक गैप है या गड्ढा है, उसे बोलते हैं मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश। ठीक है, इसको फिर से बताता हूं आपको मैं, इरेज करके फिर समझाता हूं, फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये सवाल आया हुआ है। सवाल पूछा गया मालदा भ्रंश क्या है। तो मालदा भ्रंश कुछ नहीं है, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था
उसका विस्तार हुआ है उत्तर पूर्वी भारत में। अब वो कैसे हुआ है वो पूरी कहानी आपको सुननी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे। हमने बात की कि सर हमारा भारत जो था गोंडवाना से टूट के इतना हिस्सा अलग हुआ, तो सर इसके बाद यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी भारत है उसका निर्माण कैसे हुआ वो भी आपको जानना पड़ेगा। सही से बनाते हैं थोड़ा इसको इस प्रकार से। अब ठीक है, तो यहाँ पर हमने कल चर्चा की थी, कल इसकी कहानी बताई थी आपको, यदि आपको याद हो तो ऊपर था यूरेशिया, कल बताया गया था। कितने लोगों को याद है? हैंड रेज करें जिसको भी याद है, जिसको नहीं है मुर्गा बन जाए वहीं पर। सबको याद है ना? सभी को याद है कल समझाया था यूरेशिया के बारे में, हिमालय कैसे बने थे। रिपीट करते हैं कल वाली बात, या फिर कल वाली बात आपको याद है? चलिए, कई लोगों को याद है कईयों को नहीं है, चलो समझा देता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। यूरेशिया क्या है? बताया था यूरोशिया नहीं सर, उससे पहले और बताया था आपने अभी। हाँ कल बताया था ना, यूरोप और एशिया का भाग था, यूरेशिया कहा गया था, हिमालय बना था। यूरोप का पता है सर, अभी आपने बताया था वो पिछली। हाँ वो तो फिर से बताऊंगा अभी मैं, वही समझाने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कहानी में वापस आ जाइए, सुनिए ध्यान से, फोकस करिए। भारत की बात तो हमने कर ली कि भारत जो है गोंडवाना का हिस्सा है, लेकिन जो एशिया महाद्वीप है जिसमें अभी हम रहते हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, बड़े बड़े देश हैं, एशिया महाद्वीप किसका भाग था? तो वो था आपका लॉरेशिया का भाग। इसी लॉरेशिया अंगारा भूमि में आपका था एशिया, और इसी में था यूरोप। ये आपके क्या, यूरोप और एशिया दो महाद्वीप हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें एक था आपका एशिया, एक बार सुनते जाइए ठीक है, लिखना कुछ नहीं है अभी। एशिया महाद्वीप, और दूसरा है आपका यूरोप। यूरोप, ये दो भूमिखंड है जो अंगारा भूमि के भाग यानी कि ऊपर है ये। इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पर इकट्ठे बना दिया है। यूरेशिया मतलब क्या होता है, इसमें यूरोप और एशिया जुड़े हुए हैं। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा गया यूरेशिया। अब कहानी क्या होती है कि भारत जो है धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। आगे बढ़ने पर क्या होगा, ये भारत जो है, भारत की भूमि जो इतना हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जाके ये टकराएगा यूरेशिया से। टकराने से क्या होता है, यहाँ पर हमने बात की थी कल भी कि यहाँ पर बीच में समुद्र था, यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, एक समुद्र हुआ करता था, ठीक है, और इसका नाम था टेथिस सागर। समुद्र का नाम क्या था? टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक, समुद्र का नाम था टेथिस सागर। एक नया नाम आ गया, आपको याद कर लेना है इसको, कि भारत में जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर के मलबे से हुआ है। अब क्या हुआ, इस सागर में, क्योंकि भारत की प्लेट छोटी है, यहाँ पर देखिए दो देश हैं, दो सॉरी महाद्वीप हैं, यूरोप और एशिया, ये बड़ी प्लेट है, तो भाई बड़े से कोई छोटा इंसान टकराएगा तो चूर चूर कौन होगा, छोटा या बड़ा? ऑब्वियस बात है छोटा ही होगा, छोटा वाला कमजोर है वो टूटेगा। तो जिससे क्या होगा, भारत में, इस भारत के टुकड़े में, इस भूमि के टुकड़े में जो भी इसका मलबा था वो टूट के कहाँ गिरा, इस समुद्र में गिरता गया, टेथिस सागर में भरता गया। और फिर कई सालों के बाद, कई लाख सालों के बाद क्या हुआ, ये फिर से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि मलबा जमा हो गया है, अब ये मलबा ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करेगा, और इसी प्रकार से क्या होगा, हमारे भारत के जो हिमालय पर्वत हैं वो बन जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, हिमालय बनने के बाद क्या होगा सर, हिमालय तो बन गए, समझ में आ गया कि जो अवसाद थे वो मुलायम थे, पानी में हो गए थे तो मुलायम हो गए थे, वो मुड़ गए तो ऊपर उठ के पहाड़ बन गए जिन्हें हिमालय कहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, इस हिमालय पर बर्फ जमेगी, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा बना, ऊंचे ऊंचे पर्वत हुए इसमें। अब ऊपर जाने पर क्या होता है, ठंडक ज्यादा होती है, अब इसमें बर्फ जमेगी, और बर्फ जब पिघला करेगी तो यहाँ से क्या निकलेंगे, नदियां निकलेंगी। क्या निकलेंगे, नदियां निकल जाएंगी इस प्रकार से। और ये नदियां क्या लाएंगे सर, तो ये अवसाद लाएंगी, अभी हमने पढ़ा है नदियां अवसाद लेकर आती हैं। अवसाद लाकर क्या करेंगे, जो यहाँ पर खाली जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर ये पूरी खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर क्या करेंगे, अवसादों को जमा कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, अवसाद जमा हो जाएंगे और ये आपका बन जाएगा मैदान। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक हमारा भारत इतना ही था, कितना, इस बाउंड्री की बात करें इतना था बस। अब क्या हुआ, नदियों द्वारा अवसाद लाकर यहाँ का इसको पाट दिया गया, यहाँ भी समुद्र रहा होगा,
तैतीस सागर यहाँ भी रहा होगा, लेकिन हिमालय से नदी आकर क्या हुआ, इस पूरे गड्ढे को पाट दिया गया। अब पूरा भारत हमारा यहाँ तक बन गया। ये हो गया आपका पूरा भारत, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया बढ़ गया, क्योंकि अब इसमें मैदान का भाग भी बना दिया गया नदियों के द्वारा। ठीक है, हिमालय बन गया, मैदान बन गए। और इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, एक दूसरी नदी आती है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, यहाँ से आई ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आई, बस सुनते रहिए, लिखिए कुछ नहीं, लिखवाऊंगा सब, ठीक है। तो पहली गंगा आई, गंगा ने यहाँ पर मैदान बना दिया, तो ये भारत का हिस्सा बढ़ गया, ऊपर तक आ गया। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आई, तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, इसने भी अवसाद इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ पर भी जमीन बन गई, जिसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत, जहाँ पर आपकी 7 बहनें या 7 सिस्टर स्टेट्स पाए जाते हैं, जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, ये सब यहीं पर है, असम हो गया, मेघालय हो गया। तो यहाँ पर जमीन कैसे बन गई, इसी के द्वारा, नदी के द्वारा अवसाद लाकर यहाँ इसको पाट दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ एक मैदान बना ब्रह्मपुत्रा के द्वारा, और यहाँ पीले रंग से आप देख पा रहे हैं गंगा का मैदान। तो हमारे भारत का क्या हुआ, विस्तार हो गया। अभी तक सिर्फ छोटा सा भाग था, प्रायद्वीपीय खंड था, अब इसमें हिमालय बन चुके हैं, ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं हिमालय बन चुके हैं, दो मैदान बन चुके हैं। अब क्या हुआ, भारत का विस्तार हो गया है। अब बात आती है कि जो प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्वी भारत, इसके बीच में क्या है। कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर जो गैप ये आप देख पा रहे हैं, मैं बना रहा हूँ पर्पल से, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको नाम दिया गया है मालदा गैप। जैसे गड्ढा होता है ना, मान लीजिए मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जमीन है, एक ये जमीन है, और फिर एक गड्ढा है, फिर दूसरी जमीन है। तो यहाँ तक मैदान बन चुका है गंगा वाला, ये आपका गंगा का मैदान बन चुका है, ठीक है, गंगा का मैदान। और इस ओर से क्या बना है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा का मैदान बन चुका है यहाँ पे। अब बीच में जो गड्ढा है, इसको बोला गया है मालदा गैप। मालदा जगह है पश्चिम बंगाल में, और गड्ढा है, तो गड्ढे के लिए गैप का शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल इतना सा पूछा गया था कि उत्तर पूर्व भारत, जो आपका ये लाल रंग से उत्तर पूर्व भारत है, और आपका प्रायद्वीपीय खंड है, इसके बीच में कौन सा गैप है, उसका नाम है मालदा गैप। तो यहाँ पे जो गड्ढा है, इसे बोलते हैं मालदा भ्रंश या गैप, जो भी आप बोलना चाहें। भ्रंश का मतलब भी गड्ढा ही होता है, मालदा भ्रंश। मालदा जगह पश्चिम बंगाल में, इसलिए नाम पड़ गया मालदा भ्रंश। इतनी कहानी समझ में आई सभी को? यस और नो बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लिखवाऊंगा आपको मैं। समझ में आ गई सारी कहानी, कैसे कैसे विस्तार हुआ है भारत का? सभी लोग कमेंट करें एक बार। ठीक है, सभी को आ गया, वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप सभी। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं, कलर चेंज कर लें, चलिए नोट करें। प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार उत्तर पूर्व में कार्बी, अभी बस लिखते जाएगा, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें। कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार, और पश्चिम में राजस्थान भी, खंड का विस्तार राजस्थान में भी है, लिखेंगे राजस्थान में भी है, ठीक। इसे नोट करें, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या लिखा है हमने, क्या चीज है ये। सभी का नोट हो गया है? आप समझते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है हमने। जो प्रायद्वीपीय खंड है हमारा, यानी कि ये वाला भाग अभी हमने जो देखा, इस प्रकार से नीचे का भाग, ये आपका प्रायद्वीपीय खंड है। इसका उत्तर पूर्व में विस्तार, उत्तर पूर्व क्या हुआ, उत्तर ऊपर होता है और पूर्व आपका इस साइड में है, और उत्तर पूर्व इसके बीच में। तो उत्तर पूर्व में आपके जहाँ पर 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं,
वहां पर भी इसका विस्तार है। और ये विस्तार कैसे है, अभी आपको मैंने बताया पूरी कहानी में कि बीच में क्या है, एक गैप पड़ जाता है, वरना तो लगातार ये एक ही जमीन बन जाती, लेकिन बीच में क्या है, भ्रंश है, एक गड्ढा है, मालदा भ्रंश, वरना पूरी भूमि एक तरह से कंटिन्यूटी में रहती, एक तरह से लगातार रहती, बट बीच में गड्ढा आ गया। तो उत्तर पूर्व में विस्तार कहाँ तक है, कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार। ये क्या है, पठार के नाम है। पठार क्या है, थोड़ी सी ऊंची भूमि होती है, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, उनसे नीचे आएंगे तो पहाड़ी, और उनसे थोड़ा और नीचे आएंगे तो पठार। तो पठार ऊंचे स्थान होते हैं, और ये कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है। कार्बी आंगलोंग उसका नाम है, और मेघालय का पठार, दो पठार ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, कार्बी आंगलोंग और मेघालय। पहले मेघालय का पठार आएगा, पहले मेघालय, उसके ऊपर असम में जाएंगे तो असम में है कार्बी आंगलोंग का पठार। तो सवाल यहाँ से क्या बनेगा, सवाल इस प्रकार बनेगा, सुनिए ध्यान से, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार कहाँ कहाँ है। उसमें आपके ऑप्शन किस प्रकार होंगे, ऑप्शन सुनिए। पहला होगा उत्तर पूर्वी भारत में कार्बी आंगलोंग और मेघालय पठार, दूसरा होगा राजस्थान में, तीसरा होगा अरावली की पहाड़ियों में। अब इसमें कौन सा आंसर सही है, आप लोग सोचिए और आंसर करें। सवाल सुन लिया आप सभी ने, रिपीट करना है सवाल, सुन लिया सभी ने ध्यान से, यस और नो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो सवाल ध्यान से, चाहे तो मैं लिख देता हूँ, सवाल को लिख दिया जाए ज्यादा बेटर। प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित, ऐसे मत लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ है। ठीक है, पहला है कार्बी आंगलोंग पठार, दूसरा है मेघालय पठार, मेघालय पठार, और तीसरा है आपका राजस्थान। सही का चयन करें, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, बताइए। वेरी गुड अनिल, सही से समझिए और आंसर करिए सभी लोग, गलती नहीं होना चाहिए सभी से, ठीक है। सोच के सवाल को पढ़ने 2 बार कम से कम, अभी आपको जो पढ़ाया है उसको ध्यान में रखें, गलती नहीं करना है। और जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करना मेरी क्लास में, जल्दबाजी करने से हमेशा घाटा ही होता है। ठीक है अनिल, बाकी लोगों का भी सुन ले, राजकुमार का आ गया है, प्रेरणा कह रही है सब होंगे, अंकिता कह रही है एक ही होगा। अब देखिए कंफ्यूजन आ गया ना, सवाल जैसे आपके सामने आया आप कंफ्यूज होने लगे, यही तो समस्या है, आप जब पढ़ते हैं तो उसको फोकस करें सवाल देखते ही क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, अरे आप क्या होगा, अरे अभी तो आपने पढ़ा है, बस जो जो लैंग्वेज में था उसे सवाल बना दिया गया है। देखिए लिखा है विस्तार उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग, पहला ये हो गया, दूसरा मेघालय, तीसरा राजस्थान, और इसी को मैंने क्या किया, ऑप्शन बना के दे दिया है। अब इसमें क्या समस्या है यही होता है प्रेरणा। चलिए सभी का सब समझ गए होंगे ना, आंसर क्या होगा, तीनों ही सही है, कार्बी एंगलोंग भी सही है, मेघालय भी सही है, और राजस्थान भी सही है। तो ऐसे ही जो गच्चा नहीं खाना है, ध्यान देना है, जो आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना सीखें, ठीक है। बाकी अनिल ने सबसे पहले बताया था, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अनिल, आपने सही आंसर किया था, सारे के सारे सही हैं, तीनों ही सही हैं, इसको आप ध्यान रखना, ठीक। तो पहली बात आपने क्या समझी है कि उत्तर आपका जो प्रायद्वीपीय खंड है, आप सुनो ध्यान से, ठीक है, जब मैं समझाता हूँ तो सुना करो ध्यान से आप बार बार। तो प्रायद्वीपीय खंड, सबसे पहला यहाँ से क्या सवाल बनता है, किसका भाग था प्राचीन समय में, तो गोंडवाना का भाग था, किसका, गोंडवाना का। और आप आगे पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में, तो भारत में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें कि कोयला मिलता है, ये सब आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। गोंडवाना नाम क्यों पड़ा है, यहाँ पे गोंड जनजाति थी इसलिए पड़ा है गोंडवाना नाम उसका, ये सब आप बाद में सीखेंगे मुझसे। तो अभी के लिए बस ये सुनना है, प्रायद्वीपीय खंड किसका भाग था, गोंडवाना का,
आगे चलकर इसका विस्तार कैसे होता है, हिमालय बनते हैं, फिर नदियों के द्वारा अवसाद लाके मैदानों का हिस्सा बनाया जाता है। और इसी प्रायद्वीपीय खंड का उत्तर पूर्व में 2 जगह विस्तार है, एक तो कार्बी आंगलोंग पठार में और दूसरा मेघालय में। और पश्चिम में राजस्थान में तो है, क्योंकि हम बनाकर आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं क्या है, राजस्थान में पहाड़ है अरावली नाम का, तो ये राजस्थान का एरिया हो गया, ये तो हम समझ चुके हैं पहले ही। तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान देनी है। अब सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक, सारी बातें समझ में आ गई हैं? एक बार कमेंट करें सभी लोग जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब आप लोग जो है वनडे की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, तो आपको एक एक चीज पे फोकस करना है, समझते हुए चलना है। और रटने वाली चीज तो आप रट ही लेंगे, चाहे कहीं से भी रटें, ठीक है, लेकिन समझने वाली चीज आप फोकस क्या करें क्लास में। चलिए वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने सीख लिया प्रायद्वीप खंड के बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं नदियों की। यहाँ पर नदी कैसे, प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात करेंगे पहले, क्योंकि प्रायद्वीप की बात चल रही है, तो यहाँ पर नदियों का कैसे आवागमन है, किस तरफ जाती है, कहाँ का गति है, वो सब समझ लेते हैं। अभी मैं सिर्फ बनाऊंगा दक्षिण भारत का चित्र। कभी कभी पेन काम नहीं करती है। अब ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी नोट कोई नहीं करेगा, जब समझाता हूं तो नोट नहीं करना है। यहाँ पर है कुछ पर्वत, ठीक है, और यहाँ भी है कुछ पर्वत, लेकिन यहाँ लगातार नहीं है, यहाँ पर ये कटे हुए हैं, लगातार नहीं है। इन्हें बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। और इन्हें कहा जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। अभी हमने ये को समझा था, इसका क्या काम है यहाँ पर, काम है क्योंकि पहाड़ों से ही नदियां आएंगी, और इन्हीं पश्चिमी और पूर्वी घाट से नदियां का उद्गम होगा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो नदियां आती हैं वो किसी हिमनद या ग्लेशियर से नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है कि वहां पर बारिश, मतलब वहां पर हिमनद हो और जिससे कि वो पिघल के आगे चल के नदी बने। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में छोटी छोटी नदियां निकलेंगी, पहाड़ तो है बट ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि नदियां किस तरफ जाएंगी। आपको क्या लगता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि यहाँ से कोई नदी निकलती है पश्चिमी घाट से, तो वो किस ओर जाएगी, क्या वो पूर्व की तरफ जाएगी या पश्चिम की तरफ? सभी लोग अपना अपना आंसर करें। यहाँ से कोई नदी निकलती है तो वो किधर जाएगी, क्या वो इधर जाएगी पूर्व की तरफ या पश्चिम की ओर? क्या लगता है आपको, सभी लोग आंसर करें। पूर्व या पश्चिम, एक बताना है कोई, सभी लोग। ठीक है, राजकुमार, पारुल, संदीप, गुड, वेरी गुड। प्रेरणा, ठीक है, ठीक है। प्रीतम का भी आंसर आ गया है, पूरब, ओके। अच्छा, पूरब क्यों लग रहा है आपको, आपको लग रहा है कि पहाड़ी ऊंची होगी इस तरफ जाएगा, ढलान होगी इस तरफ, ऐसा लग रहा है कि आपको? चलिए, सभी ने सही उत्तर दिया है, बट सवाल, यदि सवाल ऐसा आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए सवाल फंसाने वाला कैसे बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला कथन यह है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है, सेम स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली सभी नदियों की जगह, सभी की जगह मैं चेंज कर रहा हूँ, ज्यादातर सब लिख रहा हूँ, ज्यादातर, फिर सेम, सारा का सारा सेम रहेगा। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है, सही कौन सा है बताना है, पहला सही है कि दूसरा सही है, बताइए, सभी लोग उत्तर करें।
सवाल आपके सामने है, अपने दिमाग का यूज करें और उत्तर करें। प्रीतम, संदीप, राजकुमार, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करें। प्रेरणा, पारुल, अंकिता, ठीक है, गुड, चलिए अच्छी बात है। प्रीतम ने आंसर कर दिया है। अंकिता, अनिल, अनिल जी आपका आंसर नहीं आया अभी तक। अनिल जी आप भी आंसर करें, तभी आप सीखेंगे। आंसर करेंगे, जब गलती होगी तभी आप सीख पाएंगे उससे। सभी का आंसर 2 आया है, तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर फंसते हैं हम लोग। अक्सर यूपीएससी में एक्सट्रीम कथन दिया होता है। एक्सट्रीम मतलब कि मतलब वही सब कुछ है, उससे ज्यादा कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, और वही कथन गलत होता है। ये एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की। जब आपको इस प्रकार का स्टेटमेंट दिखता है जहां पर आपको दिखे सभी या फिर दिखे केवल, सभी या केवल, ऐसे दो शब्द जब दिख जाए तो आप उसको गोला कर लें ऐसे, और फिर वहां पे ध्यान से पढ़ें कि क्या ऐसा हो सकता है, सभी ऐसा हो सकता है क्या। अक्सर ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं फंसाने के लिए। तो ये तो आपको लगभग 90% अपने दिमाग में मान लेना है कि गलत है। जब भी लिखा हो सभी और केवल, तो ये तो पहली दृष्टि में ही गलत है। ये सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी सवाल ऐसे बनाता है। यहाँ पर दूसरा सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है सभी के सभी नहीं जाती है पूर्व में, कुछ पश्चिम में भी जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल यूपीएससी में बनाते हैं फंसाने के लिए। एक्सट्रीम मतलब होता है कि इसके आगे कुछ और हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली सभी नदियां। अब भाई किसको पता है सभी नदियां? क्या किसी स्टेट में छोटी नदी हो सकती है, छोटी मोटी नदी हो, वो जाके पश्चिम में जा रही हो? तो यूपीएससी का सवाल तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर मान लीजिए किसी ने प्रूव कर दिया कि नहीं, हम तो साउथ इंडिया के, हमारे यहाँ पे जो नदी है वो पश्चिम में जा रही है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट अक्सर गलत होते हैं। 90% चांस है कि ये कथन गलत होंगे, और यहाँ पर भी ये गलत है। ज्यादातर वर्ड यहाँ पर सही क्यों है? क्योंकि अभी आप जानेंगे कि कुछ नदियां हैं केरल की जो जाती हैं पश्चिम की ओर। समझ में आ गया आपको सवाल और कैसे अटेम्प्ट करना है? क्लियर है सभी को? सभी को ना, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए ठीक है फिर। तो आज आपने क्या क्या सीखा मैं रिकॉल करा दूं एक बार आपको, क्योंकि हमने काफी कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरी क्लास का। सबसे पहले हमने ये जाना प्रायद्वीपीय खंड के बारे में कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप ऐसा भूखंड है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। और भारत की बात करें तो भारत में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो प्रायद्वीपीय भारत का हमने ये हिस्सा जान लिया। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से आया है? तो ये गोंडवाना भूमि से अलग होकर आया है। और गोंडवाना भूमि किसका भाग थी? वो थे एक बड़े से महाद्वीप पेंजिया का। पेंजिया का ही भाग क्या था? गोंडवाना। और गोंडवाना से प्रायद्वीपीय हिस्सा टूट के आगे बढ़ता है, और आगे चल के यूरेशिया बड़ी सी प्लेट आगे ऊपर इसको मिलती है, उससे इसकी टक्कर होती है, जिससे हिमालय बनते हैं। और नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उससे बनते हैं मैदान। और मैदानों के बीच में यहाँ पर जो गैप आपको देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में मालदा नामक जगह है, वहां पे भ्रंश है, गड्ढा है। मतलब आपको गड्ढा नहीं दिखेगा, आप तो पट गया है वो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो भूमि है प्रायद्वीपीय भारत की भूमि, ये लगातार यहाँ तक है, बीच में जो गड्ढा था वो पट चुका है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मालदा भ्रंश। क्या बोलते हैं? मालदा भ्रंश। हमने समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार उत्तर पूर्व में भी है। कहाँ तक है? कार्बी आंगलोंग का पठार इसी का भाग है, और मेघालय भी इसका भाग है। साथ ही साथ पश्चिम में जो राजस्थान है वो भी इसी का भाग है। किसका? प्रायद्वीपीय खंड का, ठीक है। फिर हमने सवाल किया, और फिर हम अभी क्या समझे कि पश्चिमी घाट से सारी नदियां पूर्व की ओर नहीं जाती, ज्यादातर जाती हैं, लगभग 90% आप कह सकते हैं ये जाती हैं पूर्व की ओर। लेकिन कुछ छोटी नदियां भी हैं, जैसे गोवा में मांडवी है, शारावती है, जैसे यहाँ पे वेम्बनाड मिलेगी आपको, पेरियार मिलेगी केरला में, ये सब जाती हैं पश्चिम की ओर। तो आज हमने इतना सीखा है। अभी तक में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। बताइए सभी को सब क्लियर है? यस और नो कमेंट कर दीजिए फटाफट से सभी लोग प्लीज, ठीक है। क्लियर है, ओके। क्लियर रखते चलना है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ गई तो फिर यूपीएससी बहुत दूर की बात हो जाती है, ठीक। ओके, तो चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए।
ऐसे ही आप लोग रिवाइज करते रहें, ठीक है, और जब भी क्लास में आए तो रिवाइज करके आए, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बाकी अभी आप लिखने का कष्ट इसमें ज़्यादा नहीं करवाया मैंने, क्योंकि इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, और जो पहला टॉपिक था उसके नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का फोल्डर बनाया गया है, उसमें पीडीएफ को मैंने अपलोड कर दिया है। क्लियर है सभी को? सही, क्लास को एंड करता हूँ मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीतम, अंकिता, पारुल, राजकुमार जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। सभी लोग जो है, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। चलिए, मैं क्लास को एंड करता हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारी मंडे को। तब तक आप ये सब रिवाइज करके रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू एवरीवन।